नमस्कार। आज हम दोष दृष्टिर्भवेत वैद्यः इसके अगले पड़ाव पर जा रहे हैं। ये 8वां व्याख्यान पुष्प है। हमने जो देखा कि अणुर्हि प्रथमं भूत्वा से लेकर रुग्ण का देश रुग्ण काल के अनुसार व्याधि की एक विस्तार दोषों का एक विस्तार होता है, देशिक या कालिक। इसके अलग अलग पड़ाव हम देख रहे थे। पिछली बार हमने स्थान संश्रय देखा, अभी हम देख रहे हैं उसका नाम है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब है उस व्याधि की नियत या प्रत्यात्म लक्षणों का आविर्भाव हो जाना। सुश्रुत जी कहते हैं, शोफार्बुद ग्रंथि विद्रधि विसर्प प्रभृति नाम प्रव्यक्त लक्षणता ज्वरातिसार प्रभृति नांच। यानी कि शोफ अर्बुद ग्रंथि इनका जो लक्षण है, उत्सेद लक्षणों शोफा या संताप लक्षणों ज्वरहा या गुदेर बौद्रवसरणम अतिसारहा, इनकी प्रव्यक्त लक्षणता व्यक्त हो जाना, इसका मतलब है व्यक्ति। अब तक जो हम देख रहे थे वो एक प्रवास देख रहे थे कि दोषों का देशिक या कालिक प्रवास हो रहा है। अब इस मोड़ पर हमको एक स्थिरता प्राप्त हुई है। दोषों का प्रवास जैसे एक ठहर गया है, एक काल्पनिक स्थिरता है। ये ऐसी नहीं कि आप यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता, ये स्थिरता है। एक अलग प्रतिप्रेक्ष्य में ये एक स्थिरता प्राप्त हुई है। अगर हम लौकिक दृष्टांत देखें थोड़ा, तो कोई कार्यकर्ता रहता है, किसी राजकीय पक्ष का रहता है या ऐसा ही सामाजिक कार्यकर्ता रहता है, समाज के लिए, अपने गुट के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, हम जहाँ रहते हैं उस बस्ती के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहता है। व्यवस्था से झगड़ता है, व्यवस्था से कुछ मांगे रखता है, वो पूरी करके लाता है। पर जब वो किसी नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने आता है, तब उसका एक व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है कि ये चुनावी उम्मीदवार है। अब तक तो वो कार्यकर्ता था, उसका प्रवास चल रहा था। अभी एक उसकी स्थिरता आ गई कि ये चुनाव लड़ने वाला है। तो इसी प्रकार की एक स्थिरता इस व्यक्ति अवस्था में आ चुकी है। इसको कहते हैं व्यक्ति, प्रव्यक्त लक्षणता। अभी ये जो व्यक्ति होती है, ये जब विशिष्ट दोष के रूप में व्यक्ति होती है, वात की, पित्त की, कफ की, उसको कहते हैं नानात्मज व्याधि। किसी एक ही दोष की व्यक्ति, इसको कहते हैं नानात्मज व्याधि। और कभी एक से अधिक दोषों की अभिव्यक्ति हो जाती है, उसको कहते हैं सामान्यज व्याधि। एक से अधिक दोषों की अभिव्यक्ति हो जाती है, उनकी प्रत्यात्म लक्षण व्यक्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं सामान्यज व्याधि। अभी वात के 80 है, पित्त के 40 है और कफ के 20 है, नानात्मज व्याधि। अब गणना इतनी सीमित नहीं है, इसको कहते हैं प्रायिक। जो प्राधान्य से दिखाई देते हैं उनकी ही गणना की है। तो ये हुई बात नानात्मज की। दूसरी बात देखते हैं कि जो सामान्य जो व्याधि होते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती, वो तो अपरिसंख्येय होते हैं। देखिए जरा थोड़ा एक सिंहावलोकन करते हैं।
मैंने एक बात रखी है कि जो सामान्य जो व्याधि है उनकी गणना नहीं हो सकती, वो अपरिसंख्य होते हैं। अभी जाते जाते बता देता हूँ कि ये जो परिसंख्या है वो मीमांसा दर्शन का अपना तांत्रिक शब्द है, उसका अलग अर्थ है। अभी वो समझाना या उस पर चर्चा करना यहाँ पे अभिप्रेत नहीं है, इसलिए उसकी बात यहाँ पे नहीं रखूँगा। सिर्फ जानकारी काफ़ी है कि अब परिसंख्या ये एक काव्यात्मक अलंकार भी है और मीमांसा का अपना एक तांत्रिक शब्द भी है, उसका अलग पहचान है उसकी। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में अपरिसंख्य यानी अगणित इतना ही अर्थ हम यहाँ पे कर ले तो अभी हमारा काम चल जाएगा, इसलिए उसकी व्याख्या ज़्यादा नहीं करूँगा। तो ये अपरिसंख्य यानी अगणित होते हैं, ये क्यों होते हैं? ये थोड़ा ऐसा है कि अभी हमारे दोषों के प्रवास में इसकी चर्चा क्यों ज़रूरत है, आगे पता चलेगा आपको कि व्याधि अपरिसंख्येय होना का मतलब क्या होता है दोषों के प्रवास में। ये थोड़ा हमें समझना चाहिए, इसलिए इस पर ज़रा थोड़ा आज के व्याख्यान में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मुद्दा ये था हमारा कि ये जो नानात्म जो व्याधि रहते हैं उनकी गणना तो की है, वात के 80 है, पित्त के 40 है और कफ के 20 है। ये गणना आपको ग्रंथ में मिल जाएगी। दूसरी बात मैंने कही कि सामान्य जो व्याधि है यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा दोषों के लक्षण प्रव्यक्त होते हैं, ये अपरिसंख्य होते हैं। और हमारी सुविधा के लिए हमने ऐसा मान लिया कि अपरिसंख्य यानी अगणित। तो ये अपरिसंख्य क्यों होते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दोषों का जो प्रवास हो रहा है वो सिर्फ हमारा एकेडमिक इंटरेस्ट नहीं है, उसकी चिकित्सा भी तो करनी है। तो चिकित्सा करने के लिए एक थोड़ा थोड़ा तो हमने चर्चा कर ली क्षय प्रकोप में प्रसर में, पर अभी इसके आगे जब चिकित्सा करनी है तो ये अपरिसंख्यीय होने का एक तात्पर्य हमें समझ लेना चाहिए। उस पर कुछ निर्भर करता है, ये अपरिसंख्यीय होना, दोषों की प्रव्यक्त लक्षण अपरिसंख्यीय होना, अगणित होना, इसकी चिकित्सा में कुछ मूलभूत अंतर आ जाता है। इसलिए ये थोड़ा मुद्दा थोड़ा अलग है, फिर भी जान लेते हैं। तो ये अपरिसंख्यीय क्यों होता है? तो अत्यंत प्राथमिक तर्क ये है कि व्याधि के बारे में कहा है कि अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगो पश्चात विवर्धते। ये हमारा एक आधारभूत सूत्र है, अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगो पश्चात विवर्धते। उसके बाद नहीं, वही एक उपस्थित सूत्र होता है, शरीर अवयवाः तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येया भवन्ति। शरीर के अवयव जो है वो परमाणु भेदेन अपरिसंख्येय होते हैं। अब अगर हम ये दोनों सूत्रों को एक सामने रखें तो हमें स्वाभाविक रूप से पता चलता है कि अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगो पश्चात विवर्धते और शरीर अवयवः तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येया भवन्ति। तो व्याधि का अपरिसंख्येय होना ये भी स्वाभाविक ही है, उसमें कोई ज़्यादा तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अति प्राथमिक तर्क हमारा हो गया। इसके आगे कहते हैं, चरक जी कहते हैं सूत्रस्थान 18वें अध्याय में, त एव अपरिसंख्येया विद्यमाना भवन्ति ही। त एव यानी कि व्याधि अपरिसंख्येया विद्यमाना भवन्ति ही। जैसे कि मैंने कहा कि परिसंख्या विद्यमाना, इस पर चर्चा अभी नहीं करूँगा। तो
अपरिसंख्येया भवन्ति ही, और उसका तर्क देते हैं रुजा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नामभिः। रुजा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नामभिः। अभी जरा देख लेते हैं, मुद्दा चल रहा है कि त एव अपरिसंख्येया विद्यमाना भवन्ति। व्याधि अगणित होते हैं। कौन से? सामान्य जो, जिसमें एक से अधिक दोषों का सम्मिलन होता है, ऐसे व्याधि अगणित होते हैं। तो रुजा से अपरिसंख्य कैसे होते हैं कि रुजा के भी तो अलग अलग प्रकार है, तोद है, भेद है, ऐसे उसके भी अलग अलग प्रकार है। रुजा यानी रुक, तो उसके तोद विशेषण है, भेद विशेषण है, ऐसे अलग अलग विशेषण उसके हो जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ रुजा के अनुसार भेद इनका व्याधि का गणन करें तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। कर्ण रुजा, कर्ण क्ष्वेड, या नासा हुंडन, या आंत्र आटोप, ऐसे जो जो रुजा है, शूल, आंत्र शूल, अस्थिशूल, अस्थिभेद, ऐसी गणना करें तो भी बहुत सारी गणना हो जाती है। वर्ण, वर्ण के अनुसार गणना करें हम तो भी हो जाती है। जिससे कि हमने 6 में ही देखा कि पीत अवभास हो जाता है, या श्वेत अवभास हो जाता है, चमक हो जाती है। तो एक उसका अवभास, इसी के अनुसार अगर हम गणना करें तो भी वो बहुत सारी गणना हो जाती है। एक अध्ययन का ये एक विषय हो सकता है कि अलग अलग व्याधि में दिखने वाला वर्ण परिवर्तन। जैसे कि कुछ न कुछ बातें मैंने आज तक कही है कि जब ग्रहणी, अम्लपित्त, अर्श, अतिसार, ये व्याधि जब जीर्ण हो जाते हैं तब ये जो भाग है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, आँखों से नीचे लेकर एक अपने कपोल तक या नीचे तक भी एक पिगमेंटेशन आ जाता है, वैवर्ण आ जाता है। ये वर्ण का सूचक है, वर्ण परिवर्तन का सूचक है। कभी कभी ज्वर के पश्चात एक पूरा यहाँ पे जो भाला प्रदेश है वो पूरा का पूरा काला हो जाता है, जो वात के अत्यधिक प्रकोप की, या वात प्रकोप, पित्त प्रकोप और कफक्षय की सूचना देता है। अम्ल पित्त व्याधि जितना भी जीर्ण हो जाता है तो आपके हाथों में ये अंगुली से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आपको श्वेत अवभास दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो पेशेंट, अगर आप देखें हाथ उसका, तो लगता है कि ये अभी खोबरे के तेल में हाथ डुबो कर आया है, ऐसा उसका अवभास हो जाता है। जब शुक्र की विकृति होती है, हमारे गुरुजी ने ये पहले हमें बताया था, कोलटकर गुरुजी ने, जब शुक्र की विकृति होती है तब ये जो यहाँ के संधि है, यहाँ पे एक अवभास हो जाता है। और अम्ल पित्त का अवभास और शुक्र विकृति का अवभास अलग अलग है, फिर भी एक वर्ण की सूचना। तो एक जो एमडी कर रहे हैं या जूनियर है, उनके लिए अलग अलग व्याधियों में होने वाला वर्ण परिवर्तन, ये भी एक अध्ययन का विषय हो सकता है। समुत्थान, समुत्थान यानी हेतु। अब हेतुओं के अनुसार तो उसका विश्लेषण आप जी भर चाहे कर सकते हो, क्योंकि हेतुओं के प्रकार ही 13 कम से कम दिए हैं चरा आपने माधव निदान का। उस पर एक अलग व्याख्यान होगा, तो उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हेतुओं का हेतुत्व कैसे तय करते हैं। तो हेतुओं के अनुसार अगर आप विश्लेषण करने लगे तो सन्निकृष्ट हेतु के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण हो जाएगा।
विप्रगुष्ट अनुसार हो जाएगा। जैसे कि हमारे कोलटकर गुरुजी थे, वो इस पर बड़ा ध्यान देते थे हेतु कैसे है। और एक उनके भी गुरुजी थे विद्यराज दातार गुरुजी, वो तो हेतुओं पर और ज़्यादा से ज़्यादा कामना या रोमांतिका हुआ है कि नहीं इस पर बड़ा ध्यान देते थे, पूछते थे बिल्कुल ये हुआ था क्या, अच्छा तो उसकी चिकित्सा अलग करनी पड़ेगी, और करते थे। स्थान संस्थान नाम भी, इसका भी देखेंगे। स्थान यानी गति, संस्थान यानी प्रव्यक्त लक्षण, उसके बाद आता है स्थान यानी गतिभेद, और संस्थान का नाम उसका अर्थ है लक्षण, संस्थान लक्षण। उसके बाद जो आता है वो नाम, नाम भी। अब नाम से तो अपरिसंख्येय विद्यमान इतने हो जाते हैं। अब ये नाम कैसे तय होते हैं? कुछ नाम रूढ़ी से आ जाते हैं, जैसे कि ज्वर है तो रूढ़ी से आ गया है उसको ज्वर। स्वभाव से कुछ आ जाते हैं कि जैसे जरा है, जरा ये स्वभाव है मनुष्य का। कुछ देश के अनुसार नाम आ जाते हैं, जैसे फिरंग है। कुछ नामकरण हो जाता है लांछन से यानी उपमा से, आधुनिक वैद्य में कैंसर कहते हैं, हमारे यहाँ धनुर्वात कहा है। बाकी कुछ नामकरण रसादि से भी होता है, जैसे कि अम्ल पित्त, अम्ल गुणोदरिक्तम पित्तम अम्ल पित्तम। कभी कभी ये जो इंद्रियार्थ संबंध होता है उसके अनुसार भी नामकरण होता है, जैसे कि पूतिकर्ण, पूतिनासा। तो कहने का मतलब यही है, हमारा मुद्दा यही था। थोड़ा अवलोकन करते हैं कि दोषों की दृष्टि पर हम विचार कर रहे हैं। हमने जो शुरू किया कि दोषों का इकट्ठा होना चाहिए, उसके बाद उसका एक देशिक रुग्ण के देशा के अनुसार और कालिक एक प्रवास शुरू हो जाना, ऐसी दोष दृष्टि एक हॉरिजॉन्टल भी बढ़ती है, वर्टिकल भी बढ़ती है। तो एक प्रवास शुरू हो जाता है। ये प्रवास एक काल्पनिक स्थिरता पर आता है, उसको कहते हैं व्यक्ति। लक्षण अब व्यक्त हो गए। अब ये जो अभिव्यक्ति उसकी है, उसको हमने समझा कि ये दो प्रकार की होती है, एक नानात्मज और एक सामान्य। नानात्मज में क्या होता है कि एक ही दोष के लक्षण प्रव्यक्त होते हैं। तो ये वात के 80 व्याधि है, पित्त के 40 है, कफ के 20 है। और सामान्य जो होते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती, क्योंकि वो अलग अलग रूप धारण करते हैं, इसलिए उनकी गणना ही हो नहीं सकती। ये हमारा मुद्दा यहाँ था। तो आज के व्याख्यान में हमने एक दोषों के प्रवास को एक काल्पनिक स्थिरता आ जाना का मतलब व्यक्ति, ये हमारा प्रधान मुद्दा था। और दूसरा प्रधान मुद्दा ये था कि नानात्मज और सामान्य ऐसे दो प्रकार के विकार हो जाते हैं या अभिव्यक्ति हो जाती है। इसमें नानात्मज की तो गणना की है, लेकिन सामान्य जो अपरिसंख्येय होते हैं, अपरिसंख्येय का मतलब हमने इस चौखट में अगणित कर लिया, और उनकी गणना हो नहीं सकती। और वो क्यों नहीं हो सकती, इसके भी कारण हमने समझ लिए कि शरीर अवयव तो परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवन्ति, ये अति प्राथमिक तर्क। और चरक सूत्र है त एव अपरिसंख्यया विद्यमाना भवन्ति रुचावर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी। इसके कारण ये जो सामान्य जो व्याधि है उनकी गणना नहीं हो सकती, ये हमने आज समझ लिया। इसके आगे का जो प्रवास है वो अगले व्याख्यान में करेंगे। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बाकी भी व्याख्यान मिल जाए। धन्यवाद।